हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे, जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी, क्योंकि ये जो तीनों ही टॉपिक है ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब ये वीडियो जो बैंकिंग सीरीज है उसका पार्ट 11 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप कैफ पर जाके बाकी के बैंकिंग के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि इस वीडियो में हम पेमेंट बैंक के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक को कवर करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में जानेंगे कि आखिर ये पीएसएल होते क्या है, फिर हम एनबीएफसीज के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे पेमेंट बैंक के बारे में। देखिए पेमेंट बैंक को ओपन करने का सबसे पहला मोटिव तो ये था कि जो भी अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं जहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हैं वहाँ पे हम पेमेंट बैंक खोलें और उससे क्या होगा, उस सेक्टर्स को बैंकिंग से रिलेट किया जा सके। ओके, तो अगर किसी एंटिटी को पेमेंट बैंक खोलना है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल की कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो ये एक क्वेश्चन जो एक डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्म हो जाता है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओपन पेमेंट बैंक। तो यहाँ से आपको लर्न करना होगा कि मिनिमम कैपिटल की जरूरत है 100 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है अगर कोई भी एंटिटी पेमेंट बैंक खोलना चाहती है तो सबसे पहले उसके पास कितनी के कैपिटल होनी चाहिए, 100 करोड़ रुपीस। ओके, अभी जो पेमेंट बैंक है ये जो भी टॉपिक है ये किसके रिकमेंडेशन पे आया, तो ये सबसे पहले रिकमेंड किया था नचिकेत कमेटी ने। देखिए एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कमेटी के थ्रू पेमेंट बैंक आए या फिर स्मॉल पेमेंट बैंक आए। जब भी कोई टॉपिक को या कोई भी किसी चीज को कोई कमेटी रिकमेंड करती है तो हमें उस कमेटी का नेम लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको पेमेंट बैंक की कमेटी का नेम पता होना चाहिए। फिर जो पेमेंट बैंक है ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अब पेमेंट बैंक रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि पेमेंट बैंक एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अप टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीस। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो केवल 1 लाख रुपीस तक की जो आपकी डिपॉजिट होती है उसे जमा कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। देखिए डिमांड डिपॉजिट, जो डिपॉजिट हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं उन्हें कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। मतलब ऐसी डिपॉजिट जब भी हम उसे डिमांड करें और हमें मिल जाए वो डिपॉजिट तो हम उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो पेमेंट बैंक में ये रूल है कि 1 लाख से ज्यादा रुपीस हम जमा नहीं कर सकते। फिर सेकंड, 25% ऑफ इस ब्रांचेस मस्ट बी इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। जो भी पेमेंट बैंक है वो अपनी 25% ब्रांचेस कहाँ खोले, अनबैंक, जहाँ पे बैंकिंग की सुविधा नहीं है ऐसे रूरल एरियाज में खोले। ओके, तो यहाँ से आपको ये टर्म्स लर्न करनी होगी। फिर आता है प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मिनिमम लिमिट ऑफ 40% पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर फर्स्ट 5 years। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो सबसे पहले आपको ये लर्न करना होगा कि प्रमोटर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 40% पेड अप कैपिटल। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है। देखिए जैसे कि 5 लोगों ने मिलकर पेमेंट बैंक खोला, अब ठीक है, और उनकी जो टोटल कैपिटल है वो है 100 करोड़ रुपीस। तो उन जो 5 लोग हैं उनमें से किसी एक पर्सन की कैपिटल उस 100 करोड़ का 40% होना चाहिए। तो मतलब एक पर्सन की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40 करोड़ रुपीस। और ये 40 करोड़ रुपीस 5 years तक लॉक हो जाएगी, मतलब वो पर्सन 5 years तक इस मनी को कम नहीं कर सकता। तो ये टर्म ये कहना चाह रही है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ओके, फिर आता है एफडीआई अलाउड इन पेमेंट बैंक। अब जो एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पेमेंट बैंक में कितनी अलाउड है। कोई भी फॉरेनर पेमेंट बैंक में 74% उस टोटल मनी का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे कि पेमेंट बैंक खोलने में 100 करोड़ रुपीस रिक्वायर्ड है तो 100 करोड़ का 74% वो क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है पेमेंट बैंक में। ओके, ये जो टर्म है ये चेंज होती रहती है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें, अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो एक बार इस टर्म को जरूर चेक कर लें, क्योंकि जैसे जैसे पेमेंट जो हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं उनकी एफडीआई की अमाउंट चेंज होती है वैसे ही पेमेंट बैंक की एफडीआई की रेट भी चेंज होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक को खोलने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है।
RBI main objective to open payment bank to serve need of transaction and saving account in rural areas। देखिए यहाँ पे RBI का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ऐसे जगह पेमेंट बैंक खोलें जहाँ के एरियाज बैंकिंग से रिलेट नहीं हो पाए हैं। ओके, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मिड ग्रेड लेबर फोर्स एंड स्मॉल बिजनेस। देखिए बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत छोटे लेबर्स हैं और बिजनेसमैन है, वहाँ पे उन्हें बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अगर हम उन एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो लोग भी बैंकिंग से जुड़ पाएंगे और जो हमारी इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगी और जो वहाँ के लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनका भी थोड़ा डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में जान लेते हैं कि पेमेंट बैंक क्या क्या चीज इशू नहीं कर सकते। देखिए ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है कि विच बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, तो यहां से उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेमेंट बैंक। फिर नेक्स्ट है दे कैन नॉट ग्रांट लोन, ये लोन भी ग्रांट नहीं करते हैं। अब यहाँ से आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जब ये लोन ही प्रोवाइड नहीं करते तो उनको अर्निंग कैसे होती होगी। देखिए जो पेमेंट बैंक के अंदर जो भी मनी होती है ये किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो सिक्योरिटीज होती है वो पूरी तरह से सिक्योर होती है। इससे क्या होगा, जितने भी अंडर डेवलप्ड सेक्टर वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनकी मनी सेफ रहेगी। इसलिए पेमेंट बैंक को लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। फिर थर्ड पॉइंट आता है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट अबव 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख से ज्यादा डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर आता है पेमेंट बैंक कैन इशू, पेमेंट बैंक क्या क्या इशू कर सकते हैं। देखिए पेमेंट बैंक अपने कस्टमर को पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, रेमिटेंस सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। ये अपने कस्टमर को म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि वो उन्हें बता सकते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है ये आपको हेल्प करेगा। एंड थर्ड दे कैन इशू एटीएम डेबिट कार्ड, ये एटीएम की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक क्या इशू कर सकता है, क्या इशू नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि किन किन एंटिटीज को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। ठीक है, On 19 August 2015, the Reserve Bank of India gave in principle license to 11 entities। देखिए 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने 11 एंटिटीज को पेमेंट बैंक का लाइसेंस प्रोवाइड किया था। यहाँ से हमें 11 कंपनीज के नेम को लर्न करना होगा। देखिए यहाँ पे लाइन वाइज पढ़ लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आदित्य बिरला न्यूवो, एयरटेल एम कॉमर्स, फिर थर्ड आती है चोलामंडल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। देखिए कुछ टाइम बाद चोलामंडल डिस्ट्रीब्यूशन ने जो अपना पेमेंट बैंक का लाइसेंस था वो वापस कर दिया, आरबीआई को कहा कि हम पेमेंट बैंक नहीं ओपन कर पाएंगे। ओके, फिर आता है फोर्थ नंबर पे इंडिया पोस्ट, फिर फिफ्थ नंबर पे है फिनो पेमेंट पेटैक। अब जो फिनो पेटैक है ये आईसीआईसीआई के साथ मिलकर पेमेंट बैंक खोलेगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि फिनो पेटैक किसके साथ पेमेंट बैंक खोलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी रिलायंस इंडस्ट्री। जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये एसबीआई के साथ मिलकर पेमेंट बैंक खोलेगा। वोडाफोन एम पैसा, पेटीएम, टेक महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल्स। देखिए ये जो लास्ट की दो एंटिटीज हैं टेक महिंद्रा और सन फार्मास्यूटिकल्स, इन दोनों एंटिटीज ने भी अपने लाइसेंस आरबीआई को वापस कर दिए। अब यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सी कंपनी ने खोला। तो सबसे पहला पेमेंट बैंक खोला था भारती एयरटेल ने। ठीक है, और कब खोला, ये खोला था मार्च 2017 में। उसके बाद पेटीएम, इंडिया पोस्ट, आदित्य बिरला, इन सब ने भी पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिए। अब यहाँ पे मैंने आपको लाइन लिख दी है, चोलामंडल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सन फार्मास्यूटिकल एंड टेक महिंद्रा सरेंडर देयर लाइसेंस। इन तीनों कंपनी ने अपने जो लाइसेंस थे वो आरबीआई को सरेंडर कर दिए। तो ये थी पेमेंट बैंक से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, ये आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर किसी एंटिटी को स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 100 करोड़। ओके, तो यहाँ से आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, तो यहाँ से ये कमेटी है उषा थोरट कमेटी। तो आप इस कमेटी का नाम जरूर इस जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। द प्रमोटर शुड हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखिए जो भी प्रमोटर्स हैं, मतलब जो भी
स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस की फील्ड में। अगर किसी भी जैसे कि प्रमोटर्स के पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं ओपन कर सकते। ओके, प्रमोटर्स ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मिनिमम लिमिट ऑफ 40% पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर फर्स्ट 5 इयर्स। जैसे कि मैंने आपको पेमेंट बैंक ने बताया था कि जो भी प्रमोटर्स होते हैं उनमें से किसी एक प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल का 40%। ओके, और ये जो 40% मनी है ये 5 इयर्स के लिए लॉक हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि प्रमोटर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं कर सकता 5 इयर्स तक। ओके, चलिए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले गए उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जो अंडर रूरल एरियाज हैं या फिर छोटे गांव है जहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है, वहां पे हम बैंकिंग से जोड़ सकें लोगों को। ओके, तो देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है, ये क्रेडिट सप्लाई करता है कौन से एरियाज को, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा, एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज है वहाँ पे भी ये लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से इसका मेन मोटिव ही यही होगा कि ऐसे एरिया जहाँ के लोग बैंकिंग से नहीं जुड़ पाए हैं वहाँ के लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाए और उनको अगर किसी लोन की या फंड की ज़रूरत है तो उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, जैसे कि 75% ऑफ इस नेट क्रेडिट शुड बी इन्वेस्ट इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। देखिए, जो जितना भी हमारा नेट क्रेडिट है उसका 75% हमें पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इन्वेस्ट करना होगा। इसे हम आगे डिटेल में जानेंगे कि पीएसएल है क्या। अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो उनका जितना भी लोन है उसका 50% 25 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक 50 लाख रुपीस से ज्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसका 50% क्या होगा, वो 25 से ज्यादा हो जाएगा। इसने यहाँ पे कंडीशन है 50% ऑफ द लोन शुड बी लेस देन 25 लाख रुपीस, कि लोन का 50% 25 लाख रुपीस से कम होना चाहिए। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की कम से कम 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरियाज में खुलनी चाहिए, ऐसे रूरल एरियाज जहां पे बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ खोला गया। तो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला गया था जालंधर में, उसका नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आपको ये लर्न होना चाहिए, तो आप इसे एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन इन इंडिया और उसका नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और वो खोला गया था जालंधर में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में पीएसएल है क्या। PSL is an important role given by the RBI of India to the bank for providing a specific portion of the banking lending। देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखिए, बैंक ने RBI ने क्या कर रखा है, कुछ सेक्टर घोषित कर रखे हैं जहां पे हर बैंक को, चाहे प्राइवेट बैंक को, चाहे पब्लिक बैंक को, पेमेंट बैंक को या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को, उन्हें अपने क्रेडिट का 1% हिस्सा इन सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा। तो उन सेक्टर्स को हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ऐसे सेक्टर जिन्हें प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, तो हम उन्हें कहेंगे पीएसएल। अब ये पीएसएल किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आए थे, डॉक्टर KS कृष्णा मूर्ति कमेटी। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पीएसएल आई थी डॉक्टर KS कृष्णा मूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन पे, और कब आई थी, 1972 में। अब हमें पता होना चाहिए वो सेक्टर कौन कौन से हैं जहां पे बैंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, छोटी जो इंटरप्राइज होती है वहां पे इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। पुअर पीपल फॉर हाउसिंग, मतलब हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना ऐसे लोगों को जो बहुत पुअर हो। एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो 6 सेक्टर्स हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको यहाँ इन्वेस्ट करना होगा बैंकों को, और ये कंपलसरी है। ओके, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट करना था, 75%, जिससे क्या हो, जो स्मॉल एरियाज हो वहां पे स्मॉल एरिया से डेवलपमेंट हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनबीएफसी। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले एनबीएफसी क्या है।
सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए एनबीएफसी की फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, जो ये ऐसी कंपनीज होती है जिन्हें बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस नहीं मिला होता है। ठीक है, लेकिन ये बैंक की तरह थोड़ा बहुत वर्क कर सकती हैं, तो ऐसी एंटिटी को हम कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। चलिए, एनबीएफसी इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट हैव फुल बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास लाइसेंस नहीं होता है। अब ये किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं? ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। देखिए, पहले कंपनीज एक्ट था 1956, उसके बाद जो कंपनीज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट हुए, तो उसका जो हो गया अमेंडमेंट कब हुए? 2013 में। तो अब कंपनीज एक्ट है 2013। अब एनबीएफसी खोलने के लिए या उसका स्टेटस लेने के लिए टोटल एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। तो आपको पता होनी चाहिए कि एनबीएफसी की टोटल एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस को जान लेते हैं कि एनबीएफसी के क्या फंक्शन है। एनबीएफसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस। देखिए एनबीएफसी किस में इंगेज होती हैं? उनका काम होता है लोन प्रोवाइड कराना। ओके, अब एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये जितने भी स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिवेंचर्स, इन सब में भी बिजनेस करती हैं। ठीक है, और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे लीजिंग हो गया, हायर परचेस हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया या चिट फंड हो गया, इसमें भी ये बिजनेस करती हैं। अब एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, जिसका ऐसी एंटिटीज जिसका मेन पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर करना, वो एनबीएफसी नहीं कहलाएंगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, परचेस ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स। अगर किसी कंपनी का काम गुड्स को खरीदना और परचेस, खरीदना और बेचना है, तो उन एंटिटीज को भी हम एनबीएफसी में काउंट नहीं करेंगे। और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वर्क कर रही हैं, तो उन्हें भी हम एनबीएफसी में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज को हम एनबीएफसी कहेंगे और कौन सी एनबीएफसी नहीं होंगे। देखिए, ऐसी कंपनी जो लोन प्रोवाइड करना, हायर परचेज, जैसे कि हायर परचेज करना, इंश्योरेंस बिजनेस कर रही हो, ये सब कहलाती है एनबीएफसी। लेकिन अगर किसी कंपनी का वर्क एग्रीकल्चर करना है, तो वो एनबीएफसी में काउंट नहीं होगी। ओके, यहां से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं, जैसे कि एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue check drawn on it itself। देखिए, NBFCs चेक ड्रॉ नहीं कर सकती, जो चेक ड्रॉन होते हैं वो नहीं कर सकती, मतलब चेक इशू नहीं कर सकती। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देखिए, जो DICGC था, जो आरबीआई की सब्सिडी था, उसके थ्रू इसे इंश्योरेंस नहीं मिलता है। मतलब DICGC के थ्रू क्या था? 1 लाख रुपीस का इंश्योरेंस मिलता था कस्टमर को, डिपॉजिटर को, लेकिन एनबीएफसी में नहीं मिलता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसी क्या होती है। आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि एनबीएफसीज का वर्क क्या है और वो कौन कौन सी एंटिटीज हो सकती हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक करें। अगर आपका इस वीडियो पे कोई फीडबैक हो तो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि अगर कोई आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधार कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।